नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे वूलियन अलजेब्रा के बारे में। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वूलियन अलजेब्रा। पूरा डिस्कशन मैं आपको करूंगा वूलियन अलजेब्रा पे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट अब मैं करवाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं वूलियन अलजेब्रा की। जो खोज थी वो की थी जॉर्ज बुले ने 1854 में। जी हाँ, 1854 में जॉर्ज बुले ने ये कॉन्सेप्ट दिया वूलियन अलजेब्रा का। होता क्या है सर, क्यों यूज किया जाता है? देखिए, कोई भी सर्किट हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बहुत बड़ा क्या है आपका लॉजिक सर्किट है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए एक मेथड यूज की जाती है जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। इसके अलावा आप के मैप का भी यूज करते हैं। इसके अलावा आप टेबुलेशन मेथड या क्विंट मैक्लूरी मेथड भी यूज करते हैं मिनिमाइजेशन के लिए। लेकिन फिलहाल हम बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे, इसमें कैसे मिनिमाइज किया जाता है, इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो डिजिटल है वो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं बात करूं स्विच की, अगर कोई स्विच ऑन है इसका मतलब है कि लॉजिक 1 है ना। इसी प्रकार अगर स्विच ऑफ है इसका मतलब लॉजिक 0 है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 यानी स्विच ऑन है, 0 मतलब स्विच ऑफ है। अब मैं बात करता हूं इसमें बूलियन अलजेब्रा होता क्या है बेसिकली, कब यूज करना है बूलियन अलजेब्रा का और के मैप का। बेसिक डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए कि मिनिमाइजेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो कौन सी मेथड लगाएंगे, बूलियन अलजेब्रा लगाएं कि हम हमारा के मैप लगाएं या टेबुलेशन मेथड लगाएं। तो हम बात करते हैं पहले बूलियन अलजेब्रा की। देखिए, बूलियन अलजेब्रा कब लगाया जाता है? जब वेरिएबल कम होते हैं, है ना, लेस वेरिएबल, वेरिएबल्स आर लेस, जैसे ए बी सी, है ना, डी मैक्सिमम। ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम बूलियन अलजेब्रा मेथड यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इसका आउटपुट जो होता है वो 0 और 1 होना चाहिए। जी हाँ, 0 और 1 के अलावा कुछ और आया, और मतलब डोंट केयर आया, तो हम बूलियन अलजेब्रा मेथड यूज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं के मैप मेथड। के मैप में आपका आउटपुट 0 हो, 1 हो या डोंट केयर कंडीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूज करते हो के मैप मेथड। और इसमें अप टू 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल तक आप क्या कर सकते हो, इजीली मिनिमाइज कर सकते हो। किसके थ्रू? के मैप के थ्रू, है ना। जबकि बूलियन अलजेब्रा में आप ए बी सी डी तक ज्यादा कर पाओगे, ई वाला आएगा तो आपको दिक्कत होने लगती सॉल्व करने में। और उससे भी ज्यादा वेरिएबल है तो आप टेबुलेशन मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बूलियन अलजेब्रा में कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम को आपको अच्छे से पढ़ना। एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे नॉट गेट की बात करूं तो नॉट का मतलब आपको पता ना, ए का अगर नॉट करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली ए का अगर नॉट करेंगे तो बेसिकली ए बार कहलाएगा, है ना। ऐसे ए का नॉट ए बार इस तरह से लिखते हैं, यानी 0 अगर देंगे इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, या 1 आउटपुट देंगे तो 0 आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, वो नॉट है। ऐसे ही एंड थ्योरम क्या होती है कि भाई 0 इंटू 0 आप सभी को पता है 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है। तो आपको ये याद रखना है, कौन सी चीज, ये जो टेबल बनाई है मैंने, क्या है, ए इंटू ए या ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार ए डॉट वन क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार ए डॉट जीरो क्या होता है, 0 होता है। या मैं कहूं ए डॉट ए बार, है ना, ए डॉट ए बार मतलब वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का एंड ऑपरेशन हो रहा हो तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलता है। तो ये थ्योरम याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपको यहां पर पूछे गए एग्जाम में कि बताइए ए डॉट वन क्या है या ए इंटू ए बार क्या होता है। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजों का यूज होगा। ठीक है, फिर आती है इसमें और के लिए। और में आपको पता है और ऑपरेशन यानी प्लस ऑपरेशन, 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 ही होता है, और 1 1 1 ही होगा, है ना। कैरी की यहां मैं बात नहीं कर रहा हूं, है ना, यहां पर नॉर्मली में कैलकुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई a प्लस ए ही होगा, है ना, ये अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से। a प्लस ए प्लस 0
ए प्लस वन, ध्यान रखिएगा ए प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ए प्लस वन क्या होता है, वन होता है। इसी प्रकार ए प्लस ए बार वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों को ऐड करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या देता है, वन देता है। तो ये दूसरा थ्योरम हो गया आपका, किसका, और का। अब आते हैं इसमें आपका इन्वोल्यूशन थ्योरम। इसमें होता क्या है, दो बार कॉम्प्लीमेंट, दो बार किसी का नॉट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट एज इट इज मिलेगा जो हमें पता है ना। तो ए बार का होल बार, ए बार का होल बार करने पर हमें वेरिएबल एज इट इज मिलता है, ये कहलाता है इन्वोल्यूशन थ्योरम। अब क्वेश्चन यहां पर कैसे बनेंगे, अब जब हम क्वेश्चन वाली सीरीज करेंगे इसमें टॉपिक खत्म होने के बाद, ये थ्योरी खत्म होने के बाद आपका बूलियन अलजेब्रा की, तो उसमें आपको खुद समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें बूलियन अलजेब्रा में। देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना होता है। पूरा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें क्या क्या है। तो पहले तो देखिए थ्योरम मैंने अभी कुछ डिस्कस की, और भी थ्योरम डिस्कस करूंगा। मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे एक्सप्रेशन का, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म में दो फॉर्म देखेंगे, एक मिनिमल और कैनोनिकल, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकता हूं और कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकता हूं। फिर देखेंगे पीओएस, पीओएस पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। फिर ट्रुथ टेबल देखेंगे, ड्यूल थ्योरम या ड्यूलिटी थ्योरम जिसको हम कहते हैं वो देखेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम जो है वो देखेंगे। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट पे क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं आपको, ये देखेंगे। ऐसे ही वेन डायग्राम पे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतना सारा है जो केवल आपको किसमें पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें कुछ बढ़िया वाले थ्योरम की जो हमेशा आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपका थ्योरम है कम्यूटेटिव थ्योरम। इसमें होता क्या है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब पहले ए फिर बाद में उसमें प्लस कर रहे हैं बी, तो वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा, है ना। ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। इसी प्रकार a इंटू बी, ए इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एंड गेट बनाता हूं, यहां पर मैंने a और b इनपुट दिया तो जाहिर सी बात है आउटपुट ए बी आएगा। सेम मैं पहले b दे रहा हूं बाद में a दे रहा हूं, तब भी आपका आउटपुट b डॉट ए आएगा या a डॉट ए बी कहूंगा तो सेम ही है। तो बेसिकली ये आपका क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसमें a ब्रैकेट b प्लस सी, मतलब पहले हम b प्लस सी को ऐड कर रहे हैं उसके बाद a को ऐड कर रहे हैं। इसको उल्टा कर दें कि पहले हम a प्लस बी को ऐड करें और c को ऐड करें, तब भी बात सेम ही होगी, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर और गेट का यूज कर रहे हो, ये देखिए ये मैंने और गेट बना दिया, इसका आउटपुट यहाँ पे दे दिया, ये यहाँ पर ये मैंने सी दिया, तो यहाँ पर मैंने ए दिया बी दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, यहाँ पर ए प्लस बी आया सी आ गया, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। चाहे आप उल्टा करके देख लो तब भी आपका आउटपुट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे आप पहले ए को ऐड करें चाहे पहले आप बी को ऐड करें, कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना। इसी प्रकार एंड ऑपरेशन में ए डॉट बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसके बाद फिर ए डॉट बी को परफॉर्म किया और लास्ट में सी को किया, तब भी बात एक ही है। अगर इसमें इसका एंड गेट बना के दिखाऊं तो ये ए बी, यहां से आपको आएगा ए डॉट बी, इसको दे दिया दूसरे एंड गेट में और यहां से सी, तो यहां पर ए डॉट बी डॉट सी आएगा, ये देखिए आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, फॉलो कर रहा है। तो याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे। इसी प्रकार फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूट मतलब खोल देना, ओपन कर देना। तो अगर यहां पर देखिए a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी लिखा है तो इसको मैं ओपन नहीं कर सकता, ए का अंदर इंटू कर दिया ए बी और ए सी, बात वही है। या ए कॉमन ले लिया तो ये बन गया। तो ये जो लॉ है, थ्योरम है, क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम कहलाता है। इसी प्रकार यहां पर देखिए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसको ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है यही वैल्यू आएगी, और ये जो है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस होंगे। जब जब मैं नोट लिखूं
इसका मतलब है उसे अच्छे से नोट करना, माइंड में अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे गारंटेड। क्या नोट है? NAND और NOR गेट डस नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ बट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान से पढ़िए, NAND और NOR गेट जो है ना एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। कौन सा लॉ फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आने की पूरी यहां पर क्या है? संभावना है। दूसरी चीज मैं कहूं XOR और XNOR की, और की, एंड की, तो ये जो गेट हैं चाहे कौन कौन से, XOR, XNOR, एंड और ये सभी रूल फॉलो करते हैं, मतलब एसोसिएटिव भी और कम्यूटेटिव भी, दोनों रूल फॉलो करते हैं, थ्योरम फॉलो करते हैं। जबकि NAND और NOR दोनों रूल फॉलो नहीं करता। कौन सा रूल फॉलो नहीं करता? एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता। फॉलो कौन सा केवल करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये चीज आप ओपन करके इसका गेट बना के भी देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, है ना। बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे गेट हैं जो एसोसिएटिव फॉलो नहीं करते लेकिन कम्यूटेटिव फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, एंड, है ना, एंड दे देगा, और दे देगा, XOR दे देगा, और आपका इनमें से NOR या NAND दे देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था PSU में, है ना, कि डी मॉर्गन्स थ्योरम होती क्या है। तो आपको पता है क्या कर रहा है, पहले देखिए, पहले कर रहा है यहां पर प्रोडक्ट, ABC का प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ABC के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट, या इसको मैं कहूं कि ABC के प्रोडक्ट का वोल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट और सम का। यानी जहां प्रोडक्ट होगा वहां पे सम हो जाएगा, मतलब जहां एंड ऑपरेशन चल रहा है वहां और हो जाएगा, वोल के जगह इंडिविजुअल हो जाएगा। इसका उल्टा A प्लस B प्लस C का वोल किसके इक्वल होगा? A बार डॉट B बार डॉट C बार। तो ये जो थ्योरम है ये कहलाती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम कहलाती है? डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर आती है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। जी हां, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ये देखिए कुछ भी नहीं है, क्या है? AB प्लस AC बार, AB प्लस AC बार, इसको आप लिख सकते हो क्या? A प्लस C A बार प्लस B। AB प्लस AC बार को क्या लिख सकते हो? A प्लस C, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म किससे मेल खाएगा? C से मेल खा गया। सेम बार वाला जो टर्म है, ये जो बार वाला टर्म है किससे मेल खाएगा? B से मेल खाएगा। तो ये जो आपका थ्योरम है ये कहलाती है आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम, है ना। इसको आप सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके देखो, यही चीज आएगी, करके देख लो आप। A इंटू A बार, है ना, AB प्लस A बार C प्लस BC। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया 0, है ना। अब यहां पर देखेंगे AB A बार C और BC। अब यहां पर आप क्या लगा दो? कॉन्सिक्वेंस थ्योरम लगा सकते हो। यहां पर आप क्या लगवा सकते हो? कॉन्सिक्वेंस थ्योरम लगवा सकते हो। तो कॉन्सिक्वेंस थ्योरम के अनुसार क्या होगा? A बार C वाली टर्म आ जाएगी, और किसमें है? AB वाली टर्म आ जाएगी। ये BC वाली जो टर्म है ये क्या कहलाएगी? रिडंडेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिडंडेंट कहलाएगी, है ना। यानी ऐसी टर्म जिसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कॉन्सिक्वेंस थ्योरम लगाएंगे तो ये टर्म वैसे ही चली जाएगी और ये तो 0 हो गई, तो आपका वही आएगा AB प्लस AC बार। तो ये जो थ्योरम है ये कहलाती है आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसपोजिशन थ्योरम पर, दे देगा बताइए इसमें से कौन सा ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, या इस तरह से एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा बताइए इसका कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में बात करता हूं मैं कॉन्सिक्वेंस थ्योरम की। होता क्या है? तो वही चीज मैंने अभी बताई कि यूज टू एलिमिनेट रिडंडेंट टर्म, मतलब ऐसी टर्म जिसका होना ना होना कोई मतलब का नहीं,
उस टर्म को हमें एक्सप्रेशन से हटाना है तो उसके लिए हम किस थ्योरम का मदद करते हैं, हेल्प लेते हैं, वो है कॉन्सिक्वेंस थ्योरम। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता सिंपल सा फंडा है कि 3 वेरिएबल होने चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए टोटल? 3 वेरिएबल। मतलब कौन कौन 3 वेरिएबल सर? ए हो, बी हो और सी हो। 3 वेरिएबल मतलब क्या भैया? ए हो, बी हो और सी हो। फिर ईच वेरिएबल यूज 2 टाइम्स, मतलब ए 2 बार होना चाहिए, बी 2 बार होना चाहिए, सी 2 बार होना चाहिए, मतलब सभी 2-2 बार होने चाहिए। फिर ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब इन जो टर्म्स हैं ए, बी और सी में से कोई एक जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए या कोई एक अनकॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। मतलब पूरी इक्वेशन जो है या तो एक टर्म कॉम्प्लीमेंट हो या तो पूरी इक्वेशन में केवल एक टर्म अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, तो वो होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट कैसे आता है? रिजल्ट आपको कुछ नहीं करना, जो कॉम्प्लीमेंटेड टर्म होगी वो और उससे रिलेटेड जो टर्म होगी वो उठा लो, आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या कर दिया, दिमाग में कुछ गया ही नहीं। क्वेश्चन देखो इसमें तब समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ए डॉट बी, या मैं कहूं ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी। अब देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मतलब सी में एक कॉम्प्लीमेंट रहेगा, 2 बार है ही, लेकिन सी एक कॉम्प्लीमेंटेड है। तो मैंने कहा जो टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो उठा लो। कौन सी में है? बी सी बार है, तो ये आंसर में आएगी। अब देखो बी सी बार, तो सी बार से रिलेटेड टर्म किसमें? सी में है। तो सी कहां है भैया? इसमें है क्या? नहीं है, इसमें है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी सी बार, बी सी बार प्लस ए सी। सिंपल है, मतलब जिसमें कॉम्प्लीमेंट था वो वाली टर्म तो लेनी है, साथ में जिसमें कॉम्प्लीमेंट है उससे रिलेटेड टर्म, मतलब सी है तो सी वाली टर्म, यहीं पे बी पे बार होता तो बी वाली टर्म आती। सेम यहां पे देखिए, यहां पे ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी। अब देखिए यहां पर बी बार सी है तो बी वाली टर्म लूंगा, बी वाली टर्म किसमें है? ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये जो टर्म थी, जैसे यहां पर ए बी रिडंडेंट हो गई और यहां पर ए सी रिडंडेंट हो गई, है ना। इसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? ए सी बार है तो सी वाली टर्म किसमें है? ये है सी वाली टर्म, तो ये हो गया इसका आंसर। और ये भी यहां पर क्या हो गया? रिडंडेंट हो गया। तो इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका? कॉन्सिक्वेंस थ्योरम का। तो क्वेश्चन यहां से पूरा आ सकता है कि कॉन्सिक्वेंस थ्योरम क्या होती है, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से आया तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे? कॉन्सिक्वेंस थ्योरम लगा सकते हैं और तुरंत आंसर पा सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यहां पर देखिए, ये जो पीछे वाला फॉर्म था बच्चों, ये जो फॉर्म कहलाता है ये एसओपी फॉर्म था। कौन सा फॉर्म था? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स का सम है। इसी प्रकार ये जो फॉर्म है, अब ये जो फॉर्म मैं दे रहा हूं ये पीओएस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पीओएस फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले सम कर रहा है, बाद में इनका प्रोडक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इसमें भी कॉन्सिक्वेंस थ्योरम सेम तरह से लगा सकते हो भाई। बार है ए, बार सी वाली में ये आ गई टर्म। अब ए से रिलेटेड टर्म किसमें है? ए से रिलेटेड टर्म ये है, ये वाली रिडंडेंट हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बार सी प्लस ए बार सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार यहां पर देखिए ये वाली टर्म आ जाएगी पहले तो ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। इसी प्रकार बी किसमें? ये है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये आपकी रिडंडेंट हो गई। इसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां पर उल्टा आप देखिए, सभी टर्म्स में कॉम्प्लीमेंट है, एक टर्म अनकॉम्प्लीमेंटेड है। कौन सी? ए वाली, तो हो जाएगा ए सी बार। अब देखिए ए किसमें है? ए इसमें है, तो हो जाएगा ए बार बी बार। और आपका बी सी बार ये क्या हो जाएगा? बी सी बार आपका क्या हो जाएगा? रिडंडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार ए बार बी, यहां पर देखिएगा बी सी, बी सी बार प्लस सी बार किसमें? बी किसमें है? देखो बी इसमें है, तो ये आ जाएगा ए बार बी बार। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? रिडंडेंट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कॉन्सिक्वेंस थ्योरम क्या है, रिडंडेंट टर्म को कैसे हटाते हैं, चाहे वो पीओएस फॉर्म में हो चाहे वो एसओपी फॉर्म में हो। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं एसओपी फॉर्म क्या होता है। कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर एसओपी फॉर्म है क्या। तो नाम से समझ में आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ऐसा इक्वेशन एक्सप्रेशन जिसमें पहले हम प्रोडक्ट करेंगे बाद में उसका सम करेंगे। उल्टा पढ़ना होता है ना, पहले प्रोडक्ट करेंगे बाद में उसका सम करेंगे। और ये कब यूज की जाती है, तो याद रखिए जब आउटपुट जो हो किसी भी लॉजिक सर्किट का 1 आधा हो, है ना। अगर ट्रुथ टेबल में 1 के फॉर्म में दिया है ना, तो अगर आप 1 के फॉर्म से एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, एसओपी फॉर्म यूज करेंगे। अब एसओपी फॉर्म में जो आपका टर्म्स होती है प्रोडक्ट वाली, उसे हम कहते हैं मिन टर्म। क्या कहते हैं, मिन टर्म। और इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मिन टर्म। जैसे यहां पर देखिए ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ये आपका दे रखा है ना। अब यहां पर बाई चांस मुझे देखना है कि मिन टर्म कौन सी है, तो भाई ये पूरा मिन टर्म है, ये पूरी मिन टर्म है, ये पूरी मिन टर्म को शो करता है। अब जैसे आपने रूल पढ़ा होगा 8421 नंबर सिस्टम, आप पढ़ेंगे क्लास में, तो नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा। तो 8421 जाहिर सी बात है, तो ये है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 मतलब ये हो गया 7। सेम यहां पर ये 0 है, ये 1 1 है, तो ये हो जाएगा 3। सेम ये 1 1 1 है, तो ये भी बेसिकली 7 ही है बेसिकली आपका, हाँ ना। तो ये मिन टर्म कौन सी वाली है, मिन टर्म तीसरी वाली है। ये मिन टर्म कौन सी है, सातवीं वाली है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M7 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M3 लिख सकता हूँ। सेम जैसे 5 लिखा है, 5 मतलब क्या, 4 2 1, 4 2 1 का रूल लगेगा, तो 4 में 1 और 1 में 1, तो ये हो गया 101। 101 को क्या लिखेंगे, ए इंटू बी बार सी। तो बेसिकली इसे हम क्या लिखेंगे, M5 लिखेंगे, है ना। तो ये एक तरीका होता है एक्सप्रेशन को शो करने का। इवन क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट मिन टर्म पे, आपको मिन टर्म्स दे देगा, है ना, और बोलेगा बताइए इसको इसका सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन क्या होगा या इसका लॉजिक सर्किट क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 का पूछा, तो 6 क्या होता है, 4 2 1, 4 और 2 6, ए बी सी बार, तो ये कौन सा हो जाएगा, M6 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका तरीका है। जैसे मिन टर्म आपको 9 लिख दी है, तो आप उससे क्या लिख सकते हैं, उससे आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं मिन टर्म से। अब जैसे ये है आपकी ए बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसमें क्या करना है, इसमें मिन टर्म आपको बतानी है क्या होगी, है ना। इसमें मिन टर्म बतानी है आपको क्या होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से इसमें लिख सकते हैं कौन कौन सी मिन टर्म है भाई। ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 1 1, 2 और 3, सेम ये हो जाएगा 1 1 0, 4 और 2 6। तो आपकी मिन टर्म कैसे लिखेंगे, सिग्मा से दर्शाएंगे, सिग्मा एम, ये हो जाएगा 3 6 7, ये आपकी मिन टर्म हो गई, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ M7 M3, और ये हमारी क्या हो गई, M6 हो गई। तो ये तरीका होता है मिन टर्म को डिनोट करने का, ठीक है। चलिए, तो ये मिन टर्म हो गई, समझ में आ गया मिन टर्म क्या होती है। जो आपकी एसओपी में जो प्रोडक्ट होता है वो आपकी मिन टर्म कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें 2 फॉर्म होते हैं। कोई भी आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो 2 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कैनोनिकल फॉर्म, दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको अपन मिनिमल फॉर्म भी कहते हैं, मिनिमल फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, फर्क बस इतना है, जो कैनोनिकल फॉर्म में होता है उसमें सभी वेरिएबल आपके प्रोडक्ट में मौजूद है, सभी वेरिएबल, ऑल वेरिएबल देयर आर। देखिए ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। इन वेरिएबल्स को बेसिकली लेटरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन वेरिएबल्स को लेटरल्स कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लिटरल्स कहा जाता है, लेटरल्स नहीं, लिटरल्स, है ना। इन वेरिएबल को क्या कहा जाता है, लिटरल्स कहा जाता है, जो आपकी इक्वेशन में होती है, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म ऐसा फॉर्म जिसमें सभी लिटरल्स होंगे, मतलब सभी वेरिएबल मौजूद होंगे या प्रेजेंट होंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको मिनिमल, नाम से समझ में आ रहा है, मिनिमल, कम से कम। तो मिनिमल यानी कम से कम, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर बी वेरिएबल सी वेरिएबल नहीं है,
यहाँ पर आप देखो ए वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी वेरिएबल हो या मैं कहूँ लिटरल्स हो। तो समझ में आ ही गया होगा कैनोनिकल फॉर्म और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में डिफरेंस क्या है ना। और इससे क्या होता है, देखिए मिनिमल जो होगा, जो मिनिमल फॉर्म है, इससे आप लॉजिक गेट से सर्किट बना सकते हो, लॉजिक गेट से आप सर्किट तैयार कर सकते हो। जबकि केमिकल फॉर्म के लिए आप क्या यूज करते हो, मक्स वक्स का यूज करोगे, कोडर का यूज करोगे, है ना, मक्स का यूज करोगे, डिकोडर का यूज करोगे, है ना, मक्स डिकोडर का यूज करोगे आप कोई भी सर्किट को बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। और भी इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आया था, है ना। अब इसमें क्या बताना है, ट्रुथ टेबल, मिनिमाइज एसओपी, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वाई, है ना। अब इसके लिए मुझे आउटपुट बताना है, तो जाहिर सी बात है भाई 0 0 पर 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये ए बार बी बार होने पर देखिए 1 ले रहा है। सेम यहां पर देखिए हमें 0 के लिए नहीं बनाना, 0 के लिए हमें नहीं बनाना, हम कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, एसओपी फॉर्म बना रहे हैं ना, पीओएस फॉर्म तो नहीं बना रहे। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 के लिए हमें देखना है। अब देखो 1 कब आ रहा है, जब ए 1 है और बी 0 है, मतलब ए बी बार, है ना। सेम इसका ए बी, ये आ गया। अब मैंने बताया कि जो एसओपी फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट का सम होता है। अब ये प्रोडक्ट आ गए या मैं कहूं मिनटर्म आ गई, अब इन मिनटर्म का सम कर दो, मिनटर्म का सम कर दो, करो सम, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब यहां पर आप बूलियन अलजेब्रा लगा दीजिए, यहां पर आप बूलियन अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें भैया, यहां पर ए कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए बार बी बार, यहाँ ए कॉमन आ गया, ये हो गया बी प्लस बी बार। अब बी प्लस बी बार मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है 1 होता है ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए प्लस ए बार बी बार बचा, है ना, ए प्लस ए बार बी बार बचा। अब इसको भी आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम के थ्रू ब्रेक कर सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए बार और ए प्लस बी बार, ये लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। तो ये वाला पार्ट भी अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट भी 1 हो गया। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी बार। तो ये मिनिमाइज क्या हो चुका है, आपका एक्सप्रेशन हो चुका है ना। अब इसी को मैं किस फॉर्म में, इसी को मैं फॉर्म दूसरा चेंज करके लिख सकता हूं मिन टर्म्स के रूप में। तो क्या लिखूंगा, आउटपुट ए स्लैश बी, ये हो जाएगा सिग्मा एम, कौन कौन सा है देखो, ये है आपका, ये कौन सा है, 0 है ना, ये क्या है, ये आपका 2 है, और ये क्या है आपका 3 है, 0 2 3 0 2 3, ये हो गया। तो 0 2 3 जो है आपका ये आ गया। और इसी को मैं वैसे लिखना चाहूं तो वैसे लिख सकता हूं, क्या ए प्लस बी बार लिख सकता हूं इसको, है ना। ये हमने सॉल्व किया था अभी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसी का कैनोनिकल फॉर्म कौन सा हो जाएगा, ये तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये मिनिमल फॉर्म हो गया, है ना। कौन सा फॉर्म हो गया, ये मिनिमल या स्टैंडर्ड वाला मैं कह सकता हूं, कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जबकि कैनोनिकल फॉर्म बनाना चाहूं तो ये तीनों का सम कर दूं, इन तीनों टर्म्स का सम कर दूं तो कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है मिनिमल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसी में कैनोनिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, तीनों का सम कर देते हैं। क्या क्या टर्म है देखो, ए बार बी बार, ए बार बी बार, और क्या है भाई साहब, ए बी बार, ए बी बार प्लस ए बी। तो ये जो आपका फॉर्म है ये आपका क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा या मिनिमल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ ही गया होगा अब कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं ना। इसी में क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, करके देखिएगा। फॉर एग्जांपल सिग्मा एम ये दे दिया 0 1 3, अब इसका बोला एक्सप्रेशन लिखो, सिग्मा एम 0 1 3 इसका बोल रहा है एक्सप्रेशन लिखो। तो लिख पाओगे 0 1 3 का एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा 0 1 3 का एक्सप्रेशन, कैनोनिकल फॉर्म और मिनिमल फॉर्म दोनों लिखना है 0। अब जाहिर सी बात है इसमें हम 3 वेरिएबल के लिए दिया है इसने, है ना। ये क्वेश्चन है
3 वेरिएबल के लिए। कितने वेरिएबल के लिए क्वेश्चन है ये? 3 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ ए बी सी, फंक्शन ऑफ ए बी सी ये दे दिया आपको 3 वेरिएबल के लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। क्या लिख सकते हैं इसको? जीरो को लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार जीरो, ठीक है, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? ए बार बी बार सी, फिर 3 को क्या लिखेंगे? 2 और 1 3, तो ए बार बी सी। ये आपका हो गया कैनोनिकल फॉर्म, या आपका कैनोनिकल फॉर्म हो गया। अब इसी को मिनिमल फॉर्म में तैयार करना है, तो मिनिमल फॉर्म में तैयार करने के लिए यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा एक लगा लीजिए। क्या कॉमन ले लें यहाँ पर? क्या कॉमन ले लें भाई साहब? चलो जल्दी से कॉमन ले लो कुछ कुछ। जैसे यहाँ पर मैं ए बी बार और ये कॉमन ले लूंगा, तो ए बार बी बार कॉमन आ गया, तो सी बार प्लस सी, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ पर आप देखो, सेम यहाँ पर आप देखो, और क्या कॉमन ले लेते हैं? और क्या कॉमन ले लें? और क्या कॉमन ले लें? बहुत सारी चीजें कॉमन ले सकते हैं, बहुत सारा चीजें वो कर सकते हैं सॉल्व, है ना। अब इसी में आप देख लो, इसमें ए बार कॉमन ले लोगे आप, है ना, तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कुछ है नहीं इसमें वैसे, है ना, कुछ है नहीं इसमें, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करके देख लेना जो भी आए, ठीक है। ये आपका कैनोनिकल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करते हैं इसमें पीओएस की। जी हाँ, पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये कब यूज किया जाता है? जब आपका लॉजिक सर्किट का आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। यहां पर पहले आप सम करोगे उसका फिर प्रोडक्ट करोगे, पहले सम करोगे उसका प्रोडक्ट करोगे। देखिए यहां पर आप यहां पर क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी बार, पहले सम कर रहे हैं, फिर इन टर्म्स का क्या कर रहे हैं? देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्म कहलाता है ये पीओएस फॉर्म कहलाता है। और ये किसके लिए लिखते हैं? जब आपका आउटपुट क्या होता है? 0 होता है, उसके लिए लिखा जाता है। इसी प्रकार इसे कैपिटल एम से शो किया जाता है, ठीक है। पीओएस को किससे शो किया जाता है? कैपिटल एम से, है ना। मिनटर्म को किससे? स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से। इसे क्या कहते हैं? इसे मैक्सटर्म कहा जाता है ना, मैक्सटर्म कहा जाता है, ठीक है, मैक्सटर्म, ठीक है। मिनटर्म किसे कहते हैं? आपने एसओपी वाला जो देखा, ये मैक्सटर्म है। कौन कौन से मैक्सटर्म है? जैसे ये पूरा जो टर्म है ये मैक्सटर्म है, ये पूरी जो टर्म है मैक्सटर्म है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, पीओएस फॉर्म में उल्टा होता है थोड़ा सा। जहां पर बार है उसे 1 काउंट करेंगे, जहां पर बार नहीं है उसे 0 काउंट करेंगे। देखिए यहां पर खुद ए पर बार नहीं है, बी पर बार नहीं है, मैं क्या काउंट कर रहा हूं? 0 0, इसे 1, है ना। तो ये 0 0 1 मतलब M1। इसी प्रकार यहां पर ए पर बार है तो 1 काउंट करूंगा, बी पे बार नहीं है 0, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, M5 आ गया। ऐसे ही यहां पर तीनों ही में बार नहीं है तो तीनों ही क्या कहलाएंगे? 0 0 कहलाएंगे, मतलब M0। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है? पाई से शो किया जाता है। जैसे वहां पे सिग्मा होता है, सिग्मा और स्मॉल m होता है, यहां पर कैपिटल M साथ में पाई होता है। तो लिखने का तरीका हो जाएगा 0 1 5, ये आपका क्या कहलाएगा? मैक्सटर्म कहलाएगा। समझ में आया मैक्सटर्म क्या होता है? चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रुथ टेबल दे दी है। अब इसके लिए हमें क्या निकलना है बच्चों? इसमें हमें मैक्सटर्म देखने हैं, है ना, एक एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। मैक्सटर्म क्या होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। मैंने कहा आउटपुट 0 के लिए देखते हैं मैक्सटर्म, पीओएस फॉर्म ये 0 वाला है। अब देखिए जहां पर 0 होगा उसके लिए आप क्या लगाओगे? उसके लिए आप बार लगाओगे। 0 मतलब बार वाला, है ना, सॉरी सिंगल वाला, बिना बार वाला। 0 मतलब ए और 1 मतलब बार, है ना। तो ये हो गया ए प्लस बी बार, ये हो गया ए प्लस बी बार। यहां पर दोनों में 1 है तो ए बार और बी बार। अब इसका क्या कर दो तो आउटपुट हो जाएगा इसका क्या? ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। तो ये जो फॉर्म आया ये कैनोनिकल फॉर्म हो गया, है ना। अब इसी को सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कर लो इसको, ए इंटू ए बार हो जाएगा ये, प्लस ए बी बार हो जाएगा ये, प्लस
ए बार बी बार हो जाएगा ये, प्लस बी बार इंटू बी बार हो जाएगा ये, है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर देखिए फाइनल जो वैल्यू बचेगी, फाइनल जो वैल्यू बचेगी भाई ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। फाइनल जो वैल्यू बचती है वो बी बार बचेगी, फाइनल वैल्यू बी बार बचेगी। कैसे, ये 0, ये वाला 0 पार्ट यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, बी बार कॉमन ले लो, तो ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल बी बार बचेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन बी बार होगा। और इसका मिन टर्म लिखना चाहूँ तो पाई कैपिटल एम, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो गया 0 1 0 1 यानी 1 और नीचे वाला 3, तो 1 and 3, 1 and 3 ये आपका मिन टर्म हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मैक्स टर्म हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को करने का, है ना। समझ में आ ही गया होगा कैसे क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या रिजल्ट है कि विथ एन वेरिएबल, विथ एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल मिन टर्म या मैक्स टर्म कितने होते हैं भाई साहब, 2 की पावर n। अगर n वेरिएबल है तो मैक्स टर्म और मिन टर्म कितने होंगे, 2 दी पावर n होते हैं। इसी प्रकार वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन ये जो हमने बनाते हैं वो होते हैं 2 दी पावर 2n, 2 दी पावर 2 की पावर n, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। मैं इसका उदाहरण भी देख के आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 वेरिएबल है, मैंने कहा 2 वेरिएबल है ना, मैंने कहा 2 वेरिएबल है, ठीक है। कितने वेरिएबल है, 2। तो भैया एक्सप्रेशन कितने होंगे, मिन टर्म मैक्स टर्म कितने होंगे, 2 दी पावर 2 हो जाएंगे, 4 आपके क्या होंगे, मैक्स टर्म और मिन टर्म आएंगे, 4 मैक्स टर्म और मिन टर्म आएंगे। यही मैंने कहा एक्सप्रेशन कितने होंगे, तो हो जाएगा 2 दी पावर 2, हो जाएगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 होता है कितना, 2 की घात 4 होता है 16। तो 16 आपके क्या आएंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन आएंगे, 16 लॉजिकल एक्सप्रेशन आएंगे। कितने आएंगे, 16। अब बोलोगे सर 16 कैसे आएंगे, तो देखो 2 वेरिएबल लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी, 2 वेरिएबल लिए हमने ए एंड बी, है ना, ये 2 वेरिएबल है। तो एक्सप्रेशन क्या बनते हैं, एक्सप्रेशन या मिन टर्म क्या होंगी वो देख लेते हैं, है ना। इसके अलावा एक्सप्रेशन क्या क्या होंगे, तो एक्सप्रेशन देखो ये हो सकता है ए बी हो सकता है, ए बार बी हो सकता है, ए बी बार हो सकता है, ए बार बी बार हो सकता है, ये हो गया। इसके अलावा ये तो एसओपी फॉर्म में है, ए प्लस बी हो सकता है, ए बार प्लस बी हो सकता है, ए प्लस बी बार हो सकता है और ए बार प्लस बी बार हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, और ए सिंगल ए बार, बी सिंगल बी बार, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई साहब, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार और ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आप देखिए टोटल कितने हैं, 4 4 8 4 12 12 और 4 16। तो 2 वेरिएबल से आप खुद देख सकते हो सामने कितने लॉजिकल आपके एक्सप्रेशन बन गए। लॉजिकल एक्सप्रेशन पूरे पूरे बने हैं 16 और ये आपकी आंखों के आगे है। तो मैक्स टर्म अगर देखोगे ये मैक्स टर्म है 4 है, ये मिन टर्म है ये 4 है, ठीक है। मैक्स टर्म मिन टर्म देखो 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा मैक्स टर्म मिन टर्म क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई n इक्वल टू 3 है तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होंगे, निकाल लोगे। n इक्वल टू 3 अगर मैं कर दूं और पूछूं लॉजिकल एक्सप्रेशन तो हो जाएगा 2 दी पावर 3 और 2 की पावर 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 मेरे हिसाब से आपको पता है 256 255 होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस होते हैं यहाँ पर। मिन टर्म कितने होंगे, मैक्स टर्म कितने होंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने होंगे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2 दी पावर n मैक्स टर्म मिन टर्म होते हैं और 2 दी पावर 2 दी n, है ना। तो ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इसमें हम ड्यूअलिटी थ्योरम की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूअलिटी थ्योरम, या इसको हम ड्यूल भी कहते हैं, ड्यूअलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये होता क्या है सर, ड्यूल? तो बेसिकली कुछ नहीं है, ड्यूल एक्सप्रेशन क्या होता है, कन्वर्ट करता है पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव में और इसका उल्टा नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में। अब ये सर दिमाग का दही हो गया, नेगेटिव लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक क्या है? तो देखो, पॉजिटिव लॉजिक मतलब जहां पर लॉजिक जीरो को हम मानते हैं 0 वोल्ट, लॉजिक जीरो मतलब 0 वोल्ट, और लॉजिक 1 का मतलब होता है जहां पर 5 वोल्ट प्लस में, तो ये कहलाता है पॉजिटिव। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब कि भैया लॉजिक जीरो 5 वोल्ट मान लिया और लॉजिक 1 जो है 0 वोल्ट मान लिया, तो ये कहलाता है नेगेटिव लॉजिक। उल्टा सोचो आप, है ना? तो ये आपका क्या करता है, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव में बदलता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है। अब जैसे क्वेश्चन यहां पर आया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ईएस में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि भैया ये जो लॉजिक है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो भैया लॉजिक जीरो देखिए वहां पर, लॉजिक जीरो देखिए वहां पर 0 वोल्ट है, लॉजिक जीरो 0 वोल्ट है, और लॉजिक 1 -5 है, -5 है। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ इनमें, जीरो बड़ा हुआ या -5 हुआ? आप बोलोगे सर जीरो बड़ा हुआ। तो जीरो बड़ा हुआ है, इसका मतलब बड़ा कौन, लॉजिक जीरो। तो भैया ज्यादा वाला कौन है, लॉजिक जीरो है। तो ज्यादा कब होता है, जब नेगेटिव लॉजिक होता है। तो ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव लॉजिक है ये, है ना? ये आपका क्या है, नेगेटिव लॉजिक है ये। इसी प्रकार यहां पर देखिए लॉजिक जीरो -1.6 है और लॉजिक वन जो है -0.7 है। तो यहां पर आप बोलोगे बड़ा कौन हुआ सर, बड़ा हुआ 0.7 बड़ा हुआ, इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो लॉजिक 1 बड़ा कब होता है, जब आपका पॉजिटिव लॉजिक होता है। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। अब इसमें करते कैसे हैं, देखिए इसका एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है ड्यूल थ्योरम का, वो हम देखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें। जैसे देखिए यहां पर मैं इसमें आपको नॉर्मल बता रहा हूं, एक ये क्वेश्चन आया था, इसको याद रखना है क्या है क्वेश्चन। बस आप देखिए ये और एंड गेट है, तो एंड गेट का आपको ट्रुथ टेबल पता ही है। तो ये पॉजिटिव लॉजिक एंड है, सेम ये पॉजिटिव लॉजिक और है। अब इसी को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब जीरो की जगह 1, 1 की जगह जीरो। तो देखो ये जीरो की जगह मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, 1 के लिखे 0 लिखा, जहां पे 0 है वहां 1 कर दिया और जहां पर 1 है वहां 0 कर दिया। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये जो ट्रुथ टेबल है ये किसकी बन गई, ये ट्रुथ टेबल किसकी बन गई भाई साहब, एंड की बन गई ना। मैंने किया क्या, बस मैंने पॉजिटिव लॉजिक के जगह क्या यूज किया, मैंने नेगेटिव लॉजिक यूज कर लिया और की टेबल में, तो वो बन गया किसकी टेबल में, वो टेबल बन गई पॉजिटिव लॉजिक एंड की। तो यहां से रिजल्ट जो आया वो है कि नेगेटिव लॉजिक और जो होता है वो पॉजिटिव लॉजिक एंड के इक्वल होता है। क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि पॉजिटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक एंड किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉजिक आर के और के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहां पर क्या सीखा, यहां पर आपने सीखा कि एंड का उल्टा, एंड का ड्यूल क्या होता है, और होता है, एंड का ड्यूल क्या होता है और होता है, ये चीज आपने यहां पर सीखी। अब देखिए प्रोसीजर क्या होती है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पहला, एंड जहां दिखे उसे और बना दो, और जहां दिखे उसे एंड बना दो, यानी डॉट जहां पर हो, इनटू जहां पर हो उसके जगह प्लस कर दो, जहां पे प्लस हो वहां पे इनटू कर दो, जहां 1 हो वहां 0 कर दो, जहां 0 हो वहां 1 कर दो। हाँ, वेरिएबल एज इट इज रखने, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं करने। ए है तो ए ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा, सी है तो सी ही रहेगा। अब देखिए यहां पर इसका मेरे को ड्यूल निकालना है, क्या निकालना है, इसका ड्यूल कैलकुलेट करना है। करें ड्यूल कैलकुलेट, तो मैंने कहा जहां पर डॉट है वहां पर प्लस, ए बी सी डॉट है तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है, और जहां पर प्लस है वहां डॉट हो गया। जहां पर बार है, जहां पर बार है वो एज इट इज ही रहेगा, वेरिएबल चेंज नहीं करना है, ठीक है। ए बार प्लस बी प्लस सी, फिर इनटू में ए
प्लस बी प्लस सी बार इंटू में 1, 0 की जगह क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो है ये इसका क्या बना दिया अपन ने, ये इसका ड्यूल बना दिया। समझ में आया ड्यूल क्या होता है? ड्यूल करने का तरीका बहुत इजी है, एंड के जगह और ऑपरेशन, और के जगह एंड ऑपरेशन, 1 के जगह 0, 0 की जगह 1, वेरिएबल एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से यहां तक आपको। आगे चलते हैं। अब यही चीज का मैं फिर से ड्यूल कर दूं, अब इसी का मैं फिर से ड्यूल कर दूं, तो आप देखेंगे 2 बार ड्यूल करने पर सेम एक्सप्रेशन आएगा। आएगा सर, देखो ये बन गया ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ये हो जाएगा 0, सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो एक चीज याद रखिएगा, 2 बार ड्यूल करने पर, 2 बार ड्यूल करने पर सेम एक्सप्रेशन आपका रिपीट होता है ना। चलो, तो ड्यूल समझ में आ चुका है कैसे करना है। अब आपको क्वेश्चन आता है सेल्फ ड्यूल क्या है। तो सेल्फ ड्यूल बहुत ही इजी है। सेल्फ ड्यूल मतलब एक्सप्रेशन का ड्यूल करने पर कितनी बार, एक बार। एक्सप्रेशन का ड्यूल करने पर एक बार सेम एक्सप्रेशन अगर आ जाए तो हम कहेंगे वो सेल्फ ड्यूल है। फिर से सर पल्ले नहीं पड़ा, क्या बोला आपने? भैया एक्सप्रेशन का आप ड्यूल कर लो, लेकिन ड्यूल करने पर भी आपको वही एक्सप्रेशन शो करेगा, वो कहलाता है सेल्फ ड्यूल। फॉर एग्जांपल, ये जैसे एक्सप्रेशन है, इसका ड्यूल निकालते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है ना। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे भैया, यहां पर सॉल्व कैसे करोगे, यहां पर आप लगा दो लॉजिक वाला। यहां पर आपको मैंने कॉन्सिक्वेंस थ्योरम बताई है ना, वो लगाना चाहो वो लगा दो। बहुत सारी चीजें यहां पर सॉल्व करने की, जो आप इसको लगाना चाहो लगा सकते हो, है ना। ठीक है, अब इसको यहां पर लगाइए, सॉल्व करें इसको। चलो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ए बी ए सी, ए बी इंटू ए सी, ए इंटू बी, ए इंटू सी, बी इंटू बी, है ना, और बी सी। अब इसमें मल्टीप्लाई ए और सी का है ना। तो ये फाइनल जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी प्लस ए सी, बी प्लस ए सी इंटू में क्या मिलेगा, ये इंटू में मिलेगा ए प्लस सी, है ना। ये जो सॉल्व करोगे इससे क्या आ जाएगा, बी प्लस ए सी आ जाएगा, है ना। बी प्लस ए सी आ जाएगा यहां से, है ना, और ए प्लस सी आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, ये देगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, ए बी बी सी ए सी। तो आप देखिए ये था इक्वेशन, ये आपका ड्यूल करने पर आया। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ ड्यूल कहते हैं, है ना। मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, सेल्फ ड्यूल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब और चीज देखते हैं, सेल्फ ड्यूल हमने देख लिया। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट इट इज सेल्फ ड्यूल। अभी क्वेश्चन आया है कि सेल्फ ड्यूल प्रूव करना है आपको, है ना। सेल्फ ड्यूल करो, सॉल्व सेल्फ ड्यूल। क्या हो जाएगा, ये ए बार प्लस बी बार, बी बार सी बार, ए बार प्लस सी बार, है ना। ये आ गया ड्यूल। अब इसको और सॉल्व करो फर्दर, अब इसको और फर्दर सॉल्व करो, करो इसको और फर्दर सॉल्व, है ना। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए सी बार, है ना। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी बार, दोनों में देखो बी कॉमन है, ए बार सी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दिया, सेम ही हो जाएगा ए बार सी बार, ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको फिर वही चीज आ जाएगा, ए बार बी, बी बार सी बार और ए बार सी बार। ये आपका देखो वापस से वही एक एक्सप्रेशन आ गया। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या है, सेल्फ ड्यूल है ना। अब नोट आ चुका है भाई साहब, नोट अच्छे से याद रखना क्या है, विथ एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ ड्यूल इज टू द पावर 2n - 1, टू द पावर 2
n-1, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। याद रखिएगा क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं कि भैया n वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबल जो आपके सेल्फ ड्यूल होंगे वो कितने होते हैं, 2n n-1 होते हैं। याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है ना। जैसे मैंने कहा एक है फॉर एग्जांपल, इसमें मैं करूं कि n क्या है 1 है, तो भैया ये हो जाएगा 2 n-2 n-1 हो जाएगा 2 0 होता है 2, तो इसमें आप देखोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो a का ड्यूल आप देखेंगे तो a का ड्यूल a ही होता है ना। सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लो, 2 वेरिएबल ले लो तब भी यही होगा। 3 वेरिएबल लेना है 3 वेरिएबल ले लो, 4 वेरिएबल लेना है 4 वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो ये चीजें आपने सीखी यहाँ पर। अब इसी में मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं, जैसे एंड का आपने देखा, एंड का ड्यूल क्या होता है, एंड का ड्यूल होता है और, है ना। एंड का ड्यूल और होता है, और का ड्यूल एंड होता है। और यही मैं कहूं नैंड का ड्यूल क्या होगा सर, नैंड का ड्यूल होता है नॉर, नैंड का ड्यूल क्या होता है, नॉर होता है। इसी प्रकार एक्स और का ड्यूल क्या होता है, एक्स और का ड्यूल एक्स नॉर होता है, एक्स और का ड्यूल एक्स नॉर होता है ना। बफर का क्या होता है, या मैं कहूं नॉट का ड्यूल क्या होता है, तो याद रखिएगा नॉट का ड्यूल नॉट ही होता है। बफर का ड्यूल क्या होगा, बफर का ड्यूल बफर ही होगा, है ना। बफर का ड्यूल जो होता है वो बफर ही होता है, नॉट का नॉट ही होता है। तो ये चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि एक्स और का ड्यूल क्या होगा, एक्स नॉर होगा, ठीक है। चल अब बात करते हैं इसमें अगली थ्योरम, नाम है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। सेम एज इट इज किसकी तरह, ड्यूलिटी थ्योरम की तरह है, बस यहां पर एक पॉइंट चेंज हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट इज वेरिएबल। ड्यूल में वेरिएबल सेम रखते थे, सेम मतलब ए है तो ए, यहां पर लेकिन हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब अगर ए होगा तो ए बार कर देंगे, और ए बार होगा तो ए हो जाएगा, बी है तो बी बार हो जाएगा, और बी बार है तो बी हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम कहलाता है। अब इसमें बाकी प्रोसीजर सेम है, 1 का 0 एंड का और, बस कॉम्प्लीमेंट करना है जो वेरिएबल हमारे पास है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना या पहले तो जो चीज है वो चीज सेम ही करनी है अपने को, है ना। क्या है भैया, ए बी सी इनटू में है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, अब देखो ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट कर दो, ए बार बी बार सी बार, ये हो गया मल्टीप्लाई। सेम यहां पर ए बार है तो ए हो जाएगा, बी बार सी बार हो गया, ये सेम यहां पे ए बार हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। या आपका हमने क्या निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई कर दी। ये इसका अगर मैं ड्यूल बोलूं, ये इसी का ड्यूल बोलूं तो ड्यूल क्या होगा, ड्यूल होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार ए बार प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये आपका ड्यूल है। तो आप देख सकते हैं ड्यूल और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है ना। ड्यूल और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एंड गेट बनाया, ए बी आउटपुट आया ए बी, ए डॉट बी। अब इसका मेरे को क्या करना है भैया, कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा भाई, ए बी है तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सर्किट तो सेम रखना है, सर्किट तो सेम रखना है, सर्किट एंड गेट ही होना चाहिए, तो एंड गेट ले लिया अपन ने, एंड गेट ही है ये देखो, है ना। बस आउटपुट में यहां पर हमने क्या लगा दिया, आउटपुट पे हमने यहां पर नॉट कर दिया इसका। तो ये आउटपुट पे नॉट होगा तो क्या देगा, ए बी का होल बार देगा। अब ये बन गई डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी का होल बार इक्वल होता है किसके, ए बार प्लस बी बार के। तो ये सर्किट आया हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था, उसने ये सर्किट दे दिया था, फिर आपके 3-4 सर्किट दे दिए थे, पूछा था इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो भैया इसका कॉम्प्लीमेंट्री
हो जाएगा A बार प्लस B बार। चलिए, तो मेरे हिसाब से इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें अगला जो टॉपिक है स्विचिंग सर्किट। इस तरह से एक स्विच सर्किट देगा जिसमें एक स्विच होगा, बैटरी होगी, लैंप होगा, है ना। अब आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, है ना। तो आप समझिए, बहुत इजी है, ये तो सिंगल वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं तो ये सर्किट हो जाएगा पूरा। मतलब अगर ये स्विच 0 है तो आउटपुट कुछ मिलेगा क्या? सर्किट क्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है तो बत्ती जलेगी ही नहीं, बेसिकली 0 पे 0 आ रहा है। सेम सर्किट क्लोज मतलब लॉजिक 1 हो गया तो ये सर्किट बंद हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आउटपुट पे भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब हमने अगर आउटपुट 1 दिया है तो 1 आएगा, 0 दिया है तो 0 आएगा, ए दिया है तो ए आएगा। बेसिकली अगर मैं आउटपुट ए दे रहा हूं, इनपुट ए दे रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगा? ए आएगा। तो बेसिकली ये है पहला स्विचिंग सर्किट। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा स्विचिंग सर्किट है। देखिए वहां पर सीरीज में है स्विच। देखिए यहां पर स्विच कैसा है? सीरीज में कनेक्शन है। स्विच का जो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन है, जबकि यहां पर आप देखिए अब स्विच कैसा कनेक्शन में है? स्विच बैटरी के पैरेलल है, लैंप के पैरेलल कनेक्शन में है, लैंप के पैरेलल कनेक्शन में है। तो अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों 0 देता हूं, 0 मतलब स्विच ओपन है तो भैया बैटरी से करंट जाएगा, यहां पहुंचेगा नहीं क्योंकि स्विच ओपन है, वो डायरेक्ट यहां पे आएगा, बत्ती जल जाएगी। मतलब 0 देने पर मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसी प्रकार ये स्विच क्लोज कर देता हूं मैं, अगर स्विच क्लोज हो जाएगा तो भैया ये जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका करंट पूरा का पूरा कहां से बहेगा? यहां से बहेगा, और ये वाला जो एरिया कट ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली 1 देने पर क्या आएगा? आउटपुट 0 आएगा। यानी मैं अगर ए देता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ए बार। तो बेसिकली ये किसका हो गया? ये नॉट का सर्किट हो गया, नॉट का स्विचिंग सर्किट हो गया। तो इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए कि नॉट का क्या हो, कैसे होता है, तो आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हो कि नॉट का कुछ इस तरह से होता है। पैरेलल में क्या लगा लो? बैटरी के स्विच लगा लो, लैंप के पैरेलल में स्विच लगा लोगे तो वो नॉट का काम करता है। ठीक है, और बफर क्या होता है? सीरीज में कनेक्शन कर लो तो। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। ये तीसरा सर्किट है, आउटपुट आपको दिख ही रहा है, मैंने पहले ही लिख दिया है। ट्रुथ टेबल बताइए आप बस। देखिए दो स्विच अगर सीरीज में कनेक्ट है, दोनों अगर 0 0 है तो जैसे 0 0 दोनों ही ओपन है तो आउटपुट भी 0 ही आएगा। दोनों में से एक ओपन एक क्लोज, आउटपुट 0 ही आएगा, सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। दोनों में से कोई एक क्लोज है, आउटपुट अभी भी 0 आएगा क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। दोनों क्लोज होंगे 1 1, तब आउटपुट 1 आएगा क्योंकि आप सर्किट क्लोज हो चुका है। तो ये ट्रुथ टेबल आपको पता है किसकी होती है? ट्रुथ टेबल होती है एंड गेट की। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एंड गेट का स्विचिंग सर्किट, भैया सीरीज में स्विच होते हैं, सीरीज में स्विच होंगे, है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड गेट कैसे शो करते हैं? सीरीज में कनेक्शन कर दो तो एंड को शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर वाला देखिए, अब यहां पर स्विच जो है सीरीज में है, पैरेलल में चले गए। सीरीज में ना हो के अब यहां पे स्विच कैसे हैं? पैरेलल में एक दूसरे के। स्विच की बात हो रही है, बैटरी से नहीं बोल रहा हूं मैं। स्विच जो है एक दूसरे के पैरेलल में है और वो सीरीज कनेक्शन है बैटरी से। तो यहां पर आप देखोगे इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनाऊंगा मैं, ए बी वाई, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर दोनों में 0 है तो 0 आएगा, लेकिन अगर एक भी अगर मैंने 1 कर दिया तो 1 ही आएगा, और दोनों 1 हो गए तो 1 ही आएगा। और ये जो ट्रुथ टेबल है ये किसकी कहलाती है? ऑर गेट की कहलाती है। तो ऑर गेट का अगर स्विचिंग सर्किट पूछे तो पैरेलल में स्विच लगे होने चाहिए, वो ऑर गेट का एक्सप्रेशन होता है। अब यही पैरेलल स्विच खुद पैरेलल आ गए किसके? बैटरी के। तो खुद कोई चीज अगर पैरेलल है, तो अभी हमने देखा कि खुद कोई चीज अगर पैरेलल होती है तो बेसिकली कौन सा गेट बनाती है? नॉट बनाती है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो भैया यहां पर मैं कहूंगा कि ये खुद सीरीज है तो ये बेसिकली क्या देगा?
a प्लस बी देगा, लेकिन ये a प्लस बी देगा लेकिन खुद पैरेलल है, तो ये क्या देगा, a प्लस बी बार देगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, आपको सर्किट इस तरह से बना के दे देगा और बोलेगा बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए अच्छे से दिमाग में, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखिए यहाँ पे, ये दोनों और b प्लस सी, ये वाला सीरीज में इनटू, तो भैया इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, a डॉट बी प्लस सी, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। सेम इस वाले का देखो, अब यहां पर देखो सेम ही है, a डॉट बी प्लस सी, लेकिन ये खुद पैरेलल में है तो नॉट गेट बनाएगा, तो इसलिए इस पे कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा क्लियर है। चलो आगे इसी प्रकार। अब देखिए यहां पर ये वाला, हाँ अब देखो ये बनाएगा b प्लस सी, ये a डॉट b प्लस सी, अब ये खुद पूरा क्या है, खुद पैरेलल में है d से, तो जाहिर सी बात है भाई साहब क्या हो जाएगा, ये a b प्लस सी डॉट d, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। सॉरी ए प्लस होगा, है ना, पैरेलल है ना, प्लस होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए इस सर्किट है, इसे स्टेयरकेस सर्किट कहते हैं। कैसा सर्किट है, स्टेयरकेस, यानी ए है बी है, ए है बी है, तो इससे आप कुछ देखेंगे तो ए बार बी आ सकता है और ए बी बार आ सकता है, तो ये बेसिकली किसका शो करता है, ये एक्सॉर का सर्किट शो करता है। तो कभी एक्सॉर का इस तरह से सर्किट आ जाए, है ना, तो याद रखिएगा किसका सर्किट है, ये एक्सॉर का सर्किट है। किसका सर्किट है, एक्सॉर का सर्किट है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, स्विचिंग सर्किट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसमें हम वेन डायग्राम की। जी हाँ, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में, बोथ में क्या हो, बोथ या तीनों में कॉमन हो, मतलब जो कॉमन चीज होती है वो इंटरसेक्शन कहलाती है, और जो अकेली वाली होती है यूनियन कहलाती है। तो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है, एंड को शो करता है, और यूनियन जो है और गेट को शो करता है। तो अगर मैं इस वाले का एक्सप्रेशन पूछूं तो आप तुरंत बता पाएंगे, आप खुद बोल सकते हैं सर ये ए है ये बी है, तो ये बाहर वाला 0 0 होगा, मतलब ए बार बी बार, ये वाला होगा सर ए बी बार यानी 1 0, ये वाला होगा सर ए बार बी यानी 0 1, और सर ये वाला होगा दोनों में कॉमन ए बी, है ना। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि इस वेन डायग्राम का शेडेड रीजन, जो ये शेड वाला रीजन है वो क्या होगा, बस तो आप बोलोगे सर ये होगा ए बी, या आपको लिखा होगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इन केस एग्जाम में वो इंटरसेक्शन का यूज कर सकता है, यूनियन का यूज कर सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट इक्वेशन इस तरह से दे सकता है। तो वेन डायग्राम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है, अब इसमें जो शेडेड रीजन है उसका एक्सप्रेशन बताना है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से कैसे, एक एसओपी फॉर्म से, दूसरा पीओएस फॉर्म से, है ना, एसओपी और पीओएस फॉर्म से कर सकते हैं। पहले हम एसओपी फॉर्म से देखेंगे, तो ये वाला रीजन क्या होगा, ए बार बी बार है, क्या आएगा सर ए बार बी बार। सेम ये वाला रीजन पूरा चाहिए हमको, तो ये क्या है सर ए बी बार है। सेम ये बीच वाला रीजन भी है, तो ये ए बी है ना। अब ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, एसओपी फॉर्म में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप बी बार कॉमन ले लोगे तो ए और ए बार 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका, है ना, बी बार प्लस ए बी, ये आ गया बी बार प्लस ए बी। इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, है ना, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो। क्या कर सकते हैं इसमें, और इसको और फर्दर सॉल्व कर लो थोड़ा सा, या इसको आप
डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस बी बार और ए प्लस बी बार, तो ये हो गया 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा ए प्लस बी बार आ जाएगा, ये फाइनल आंसर है। तो ये आया एसओपी फॉर्म से। अब यही पीओएस फॉर्म से कर लेते हैं। पीओएस फॉर्म में उल्टा करना है, जो चीज हमें नहीं पूछी वो लेना है। कौन सा चीज? ये वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट में ये एक्चुअल में क्या है, ये ए बार बी बार है ना। अब पीओएस फॉर्म में इसका उल्टा होगा, मतलब ये ए प्लस बी बार होगा, है ना। तो डायरेक्ट मैं कहूंगा कि इससे डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी बार, और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्या किया? पीओएस फॉर्म पता है ना? हाँ, मैक्स टर्म यानी पीओएस फॉर्म कॉम्प्लीमेंट होता है मिन टर्म का यानी एम का। तो ये चीज आपको पता है, एसओपी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो पीओएस फॉर्म आ जाता है। तो बेसिकली अगर ये ए बार प्लस ए बार इंटू बी है, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, है ना, तो ये ए प्लस बी बार देगा, और ए प्लस बी बार बेसिकली इसका पीओएस फॉर्म है। और यही मेरा क्या है, इससे भी आंसर आ गया और इससे भी आंसर आ गया। कितना इजी है ना? इजी। चलो ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है ए बी है, ये ए बी बार है, ये वाला ए बी है, और ये वाला ए बार बी है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, फर्दर सॉल्व कर डालो इसको, या उल्टा कर लो, पीओएस फॉर्म ले लो, बाहर वाला बस ले लो। बाहर वाला क्या है, ए बार बी बार है, भैया इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ये आपका आंसर होगा। कौन से थ्रू से? पीओएस फॉर्म के थ्रू से, है ना, ए प्लस बी। इसमें भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूं, लगा देता हूं, तो ए प्लस ए बार और ए प्लस बी, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ही आएगा। तो आपकी इच्छा है, आपको जो इजी पड़े, चाहे एसओपी फॉर्म इजी पड़े, चाहे पीओएस फॉर्म इजी पड़े, वो आप इसको क्या कर सकते हो, वो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, वो आप इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें शेडेड रीजन बताना है, तो बहुत इजी भाई साहब। ये ए में भी है और बी में भी है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए सी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी सी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए बी। ये हो गया आपका, देखिए ये आपका हो चुका है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, आसानी से इसको क्या कर सकते हो, मिनिमाइज करके सॉल्व कर सकते हो। चलो कर लेना इसको आप अच्छे से, ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, सी भी है ना यहाँ पे, है ना, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ए बी बार सी, ये हो जाएगा आपका 3 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा बी ए बार बी सी, और ये वाला टर्म हो जाएगा ए बी सी बार, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा आप, जो भी आपका आंसर आए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपको एक्सप्रेशन दे दिया है, अब पूछ रहा है बताइए किसका ये एक्सप्रेशन होगा। तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ये शेडेड रीजन क्या है, ये शेडेड रीजन डायरेक्ट ए बी आ जाएगा, है ना, ए बी आ जाएगा। ये वाला शेडेड रीजन दिया ही नहीं है, तो भाई शेडेड रीजन दिया ही नहीं है तो भाई क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई शेडेड रीजन है ही नहीं कुछ भी यहाँ पर, है ना। सेम यहाँ पर पूरा ही शेडेड है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि पूरा ही शेडेड है ना, पूरा ही वैल्यू है तो 1 आ जाएगी। इसकी देखिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो यहाँ पर, तो बी कॉमन लेने पर देखो ये हो जाएगा क्या, ए बार 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो, ये हो जाएगा ए प्लस बी, या यही वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस
ए बार बी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फाइनल आपका ए प्लस बी ही आएगा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसानी से कर लोगे, समझ में आ गया। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर वुलियन अलजेब्रा पे दे दे तो उसको कैसे फॉलो करते हैं। देखिए जैसे यहां पर बोल रहा है कि ए बी सी आपके 3 इनपुट है, आउटपुट y1 चाहिए लॉजिक के लिए, है ना। तो बोल रहा है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन के लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए। अब कंडीशन दे रखी है कि ए और सी क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है वैल्यू 1, लॉजिक 1, ट्रू मतलब लॉजिक 1, तो ए सी हो गए। फॉल्स मतलब लॉजिक 0, बार हो गया। ट्रू ए बी सी फॉल्स, ए बार बी बार सी। अब बोलोगे सर आप एसओपी फॉर्म ही क्यों ले रहे हो। एसओपी फॉर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आउटपुट लॉजिक क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यही हम लॉजिक 0 लेते, पीओएस फॉर्म लेते जब लॉजिक 0 होता। अब इसको आप सॉल्व कर लो। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या है, एक्सप्रेशन एसी है और क्या है, देखिए एसी बी बार सी बार है, और क्या है ए बी सी है, और क्या है, और ए बार बी बार सी है, ए बार बी बार सी बार है। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कैसे सॉल्व करें, इस वाले टर्म्स को उठा लो। कौन कौन से टर्म्स को उठा लो, ए सी इन दोनों में कॉमन है, ये वाला टर्म उठा लेते हैं और ये वाला टर्म्स उठा लेते हैं। देखो यहां पर मैं ए सी कॉमन लूंगा, ए सी कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, ए सी कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 प्लस बी, और यहां पर मैं बी बार सी बार कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए बार, है ना। ये हो गया। अब 1 प्लस बी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1 होता है, 1 प्लस सी या सी बार 1 होता है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए सी आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, बी बार सी बार आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने बच्चों यहाँ पर पूरा वूलियन अलजेब्रा कवर कर लिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं हमने पूरा वूलियन अलजेब्रा कवर कर लिया थ्योरी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जी हाँ नेक्स्ट लेक्चर में इसमें करेंगे पूरे एमसीक्यू। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आप लोग को बहुत सही लगा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।